नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया 24 में। मैं आपके साथ वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सुद्धोवाला स्थित IRB द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और द्वितीय चरण के भवनों का शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 2 इकाइयां IRB की स्थापित हैं और अब तीसरी इकाई जिला चमोली में स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि झांझरा में एक अच्छा भवन बना है। पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव दुरुस्त करने के प्रयास जारी हैं। भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियाँ हैं, वो सभी अच्छे हों, ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएँ हों। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैन पावर बढ़े, उसके लिए अभी 1700 पुलिस के जवानों की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है और आगे चलकर इसको और बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे, जहां निर्माणाधीन तहसील भवन और उप जिलाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कुछ खामियां होने पर ठेकेदार और जेई को ठीक करने के निर्देश दिए। सितारगंज में करीब 4 करोड़ की लागत से तहसील भवन बनाया जा रहा है, जिसमें मीटिंग हॉल, स्टाफ रूम समेत 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। मंत्री बहुगुणा ने 23 जून 2023 तक काम पूरा होने को लेकर निर्देश दिए हैं। थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम थी, हमने चेंजेस करने के लिए कहा है और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो ठेकेदार हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि टाइम लिमिट के अंदर इसको खत्म किया जाए। 23 जून इसकी लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन है और जो कुछ चेंजेस हमने यहाँ पर प्रस्तावित किए हैं उसको करवा के जल्द से जल्द। बागेश्वर में आपके वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और कुमाऊं प्रभारी बसंत कुमार जनपद पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर बसंत कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों का आप में आने का सिलसिला जारी है। आप द्वेष भाव की राजनीति नहीं करती हैं। बसंत ने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाकर जनता की समस्याओं को दूर करना ही उनका लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी समस्त जनता को साथ लेकर चलती है और उसका संगठनात्मक ढांचा बेहतर तरीके से काम करता है। उत्तराखंड प्रदेश हो चाहे पूरे भारतवर्ष हो, द्वेष भाव की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग अच्छे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो लोग असहज महसूस कर रहे हैं, तुरंत गति से और तेज गति से आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी जिम्मेदारी से नवाजा है। हम उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जो उसका अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए पूरे मेहनत करेंगे कि हम आगे आने वाले चुनाव में बेहतर करके दिखाएंगे। उत्तरकाशी के नवनियुक्त एसपी अर्पण यदुवंशी ने अपना पदभार संभालने के बाद पहली बार मीडिया से चर्चा की। प्रेस वार्ता कर 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। अतिथि देवो भवः की तर्ज पर पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की पूरी मदद कर रहा है। जाम लगने वाली जगहों पर अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं और कई जगहों पर ट्रैफिक को वन वे करते हुए डायवर्ट किया गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम घाटों पर जोखिम को देखते हुए SDRF की टीम तैनात की गई। राज्यपाल और पुलिस महानिदेशक ने जिसकी तारीफ की है, इस दौरान एसपी ने नशे के अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जानकारी साझा की है, जिसके खिलाफ पुलिस टीम फील्ड में उतार दी। साइबर महिला जैसे कई अपराधों पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। की कैपेसिटी है, उसके अनुरूप अप्रत्याशित रूप से भीड़ बढ़ रही है और बड़ी बड़ी बसेस भी आ रही हैं। उसकी वजह से कई कई जगह जाम लग रहा है। हमने हमारे जो CO साहब हैं और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनको हमने कल ही भेजा था और उनकी रिपोर्ट के अनुसार गंगनानी से डबरानी और झाला और सुखी टॉप में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है। हमारी फोर्स है वो लगातार सुचारू यातायात को सुचारू बनाने के लिए काम कर रही है। पर्यटक हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं उनको तरतीब से लगाइए और उनको यात्रा मार्ग है उस पर बिल्कुल भी खड़े मत होने दीजिए। रामनगर की मालधन ढेला नदी में अवैध
खनन धड़ल्ले से जारी है। नदी में पोकलैंड मशीन और जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है। इसकी वजह से यहां पर गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन कार्रवाई करते हुए एक डंपर को पकड़ा है, लेकिन इस कार्रवाई को जनता महज खाना पूर्ति बता रही है। कि यहाँ पर जो है कुछ अवैध परिवहन या फिर अवैध खनन की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। उसी क्रम में हम लोग राजस्व विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर गोपाल नगर के पास एक मुख्य मार्ग पर ही एक डंपर अवैध परिवहन करते हुए पाया गया और जो इंडियन मैनीनेस है और उत्तर प्रदेश खनिज परिवहन नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अंदर उसको सीज करके कार्रवाई की गई है। रामनगर के मालधन क्षेत्र में स्कूलों के नाम पर बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तेज तूफान से छत ही उड़ गई। छुट्टी के चलते स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना कोई भी इसकी चपेट में आ सकता था। वहीं अब इस भीषण गर्मी में बच्चे खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। 2013 में टीन शेड के सहारे कच्चे मकान में स्कूल चलाया जा रहा है, जहां न बैठने की कोई व्यवस्था है और न ही पानी की। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल के वन विभाग भूमि में होने का हवाला देते हैं, जिसके चलते सालों से चल रहे स्कूल की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। कल रात जो तेज की आंधी आई है उससे हमारे विद्यालय की छत उड़ गई है, टीनें उड़ गई हैं सारी और पीछे पेड़ गिर गया है, जिससे हमारे विद्यालय को बहुत क्षति हुई है। हमने एक बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी अपने बच्चों के लिए, अब वो भी खत्म हो गई है हमारे बच्चों के लिए। हम उसके अंदर बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर बारिश आती है या आंधी आती है दोबारा से तो हमारे बच्चों को जान की उनको खतरा है। तो हमारी अपने विभाग से और सरकार से और विधायक जी से ये मांग है कि हमारे बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे आगे जो बरसात आ रही है उसमें हमारे बच्चों की जान बचाई जा सके। तूफान आया, तूफान से उड़ी है और बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। यहाँ पे सरकार ने कोई व्यवस्था आज तक कोई नहीं करी है। बार बार हम मांगे कर रहे हैं कि स्कूल के लिए कोई व्यवस्था पढ़ाने की जाए। फॉरेस्ट लैंड वाले विद्यालय हैं जो कि टेम्परेरी अरेंजमेंट अपने झोपड़ी बना करके या टीन शेड बना करके इनमें बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। समय समय पर डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाता है। अब उच्च स्तर से भी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अतः हम फिर से उच्च अधिकारियों को संज्ञान में ये मामला लेकर के आएंगे और कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था इसकी की जाएगी। उधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी की 2 बाइक बरामद की हैं। दोनों चोर संधू ढाबे के पास चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुकदमा पंजीकृत था मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में। इसके संबंध में विवेचक और अन्य टीम पुलिस टीम चेकिंग में मौजूद थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल चोर एक मोटरसाइकिल में पकड़े गए और उनके पास से एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो काशीपुर से चोरी होना बताया गया है और इस संबंध में काशीपुर में मुकदमा दर्ज है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया। लाल कुआं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत बीते 4 दिनों से तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर अनशन पर बैठे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस दौरान शंकर दत्त पंत ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया, ताकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं दी जाए, मगर तमाम पत्राचार के बाद भी अभी तक उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम पत्राचार करने के बावजूद उन्हें अभी तक न तो आरक्षण के तहत नौकरी मिली है, न ही कोई शौचालय बना कर दिया गया और न ही सरकारी बस पास बनाए गए। इसके अलावा अन्य सरकारी सुविधाएं जो उत्तराखंड सहित भारत के सभी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिल रही है, उनमें से कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है। इसीलिए वो अनशन पर बैठे हैं और इतने मजबूर हो चुके हैं कि आत्महत्या का कदम उठाने की चेतावनी दे रहे हैं। गौरवपूर्ण योगदान भी मिला था,
ये देखो, और मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट किया गया था, उनका नाम भी है इसमें। और दूसरा जो है, जो परिवार को सुविधाएं मिलती हैं वो हम तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं, और 70 साल से सरकार हमें ऐसी घुमाने में है, और मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। अपने जानवर बेच के, घर का सामान बेच के यहाँ पूरा करने में लगा हूँ। एक आस में हूँ मेरे दादाजी का मान सम्मान भी मिलेगा, उनकी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद भी रहेगा और हमारा रोजगार भी चलता रहेगा। लेकिन जो भी चीज़ मेरे वहाँ आती है वो किसी और के अधिकारी जी द्वारा कहीं और चले जाती है। मेरा भी एक आंगनबाड़ी आई थी घर में, भाभी मेरी विधवा है, उसके नाम से खोलने के लिए, और उन्होंने कहीं और पहुंचा दी। जब बाल विकास अधिकारी को मैंने फ़ोन करा तो वो कहती आई थी मैंने कहीं और दे दी, और डीएम साहब के पत्र आए हुए हैं काफ़ी, और क्या कहते हैं, मेरे को बड़ा परेशान कर दिया इन्होंने। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। यात्रा में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। बेहतर व्यवस्थाओं के लिए तीर्थयात्रियों ने राज्य और केंद्र सरकार सहित जिला प्रशासन का आभार जताया। यात्रियों का कहना है कि पैदल मार्च में पेयजल, स्वास्थ्य सहित तमाम बेहतर व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हम राजस्थान से हैं जी, गंगानगर जिले से। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, आगे व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हो गए, इसलिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। हम लोग परसों चढ़े थे केदारनाथ के लिए, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। हाँ, चढ़ाई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रास्ता बहुत ठीक है। वहाँ केदारनाथ में भी सभी व्यवस्था सभी ठीक है, रास्ते चकाचक है, पूरा ठीक है। ऊपर जो भी व्यवस्थाएं की गई प्रशासन व राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी हैं, सराहनीय हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, वे आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हैं। गढ़वाल उप जिलाधिकारी ने कड़ोली में ज्वालपा गैस एजेंसी के गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैस गोदाम में उपलब्ध गैस सिलेंडर की गुणवत्ता और उपलब्धता का आकलन किया गया, जिसमें 5, 14 और 19 किलो के अलग अलग गैस सिलेंडरों को चेक किया, जहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन से रैंडमली वजन माफ करने के बाद स्टॉक पंजिका से उसका मिलान भी करवाया। उन्होंने गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटे द्वारा ली जाने वाली माप, सिलेंडरों की सीलिंग और एक्सपायरी डेट भी चेक की। साथ ही गोदाम संचालक को निर्देशित किया कि सीलयुक्त और नियमानुसार एक्सपायरी डेट के अंकन वाले सिलेंडरों का ही वितरण करें। टेहरी में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर एसएसपी ने चंबा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। 15 मई से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया 7 जून तक चलेगी और पूरे जिले में करीब 9,500 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। 15 मई से सुबह 7:30 बजे से चंबा पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन 400 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। एसएसपी का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का फिजिकल चंबा पुलिस लाइन में होगा और गेट पर प्रवेश पत्र दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मई से शुरू हो रही है और 7 जून तक हमारे जनपद में चलेगी है और लगभग 9,500 इसमें अभ्यर्थी जो हैं प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस इसमें 400 लोगों का नापजोक और उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो होगा और जिसमें कि 400 में उसमें पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं और इसकी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे ये शुरू हो रहा है। रुड़की के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में कुछ परिवारों के पलायन करने की सूचना शासन प्रशासन में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में हुए बवाल के तकरीबन 25 दिन बाद गांव में कुछ परिवारों ने अपने मकान पर बिकाऊ है लिखवा दिया। हालांकि इसकी सूचना के बाद प्रशासन की टीम गाँव में पहुंची और उस पर पेंट लगवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गांव में हुई घटना के बाद लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कभी भी कोई घटना घट सकती है, जिसके कारण लोगों ने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बवाल के दौरान उनका काफी नुकसान हो गया था। मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं थी आज तक और पूरे मोहल्ले में हम पथराव करा गया। जब पथराव करा गया तो हमें इन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम आज नहीं बेचेंगे तो कल बेचेंगे जरूर रहते हम यहाँ नहीं। किसी भी टाइम कुछ भी हो सका, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ केल्ला घर है, चारों तरफ साड़ियों का घर है। उन्होंने ये कहा था कि भी देखो ऐसी बात लिखनी ठीक नहीं है, बेचोगे तो डीलर को कह के बेच लियो,
मैंने कहा साहब ठीक, हमारी इतनी लूटपाट हुई हुई, इतना नुकसान हुआ, किसी ने हमें पूछा तक नहीं। ये सूचना मिली थी, सूचना पर तहसीलदार भगवानपुर को भेजा गया था और वहाँ पर गई, लोगों से बातचीत किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जो लिखा था उसको मिटा दिया है, अब सब ठीक ठाक है। नहीं, कुछ बातचीत में बताया नहीं उन्होंने, ऐसे ही भावुकतावश लिख दिया था। प्रशासन को उन्होंने अभी कुछ लिखित तो दिया नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हुआ है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं और पुलिस के लोग भी वहाँ बराबर अपना निगाह रखे हुए हैं। द्वाराहाट में भूमि संरक्षण रानीखेत ने वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वनों को आग से बचाने की जानकारी दी गई, क्योंकि गर्मी के मौसम में वह पहाड़ वनाग्नि से धधक जाते हैं, जबकि ग्रामीणों के सहयोग के बिना विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता। गोष्ठी की अध्यक्षता सरपंच मल्ली मिरैतारा बजेठा ने की है, जिसमें वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौन का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और उपचार के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें अवगत कराया कि चिकित्सालय में उनके अतिरिक्त एक फार्मासिस्ट और 2 अन्य कार्मिक तैनात हैं। चिकित्सालय में माह में लगभग 200 तक ओपीडी होती है और मुख्य रूप से बुखार, डायरिया और संक्रमण आदि से संबंधित मरीज आते हैं, जिनका उपचार कर दवा दी जाती है। वहीं चिकित्सालय में मरीजों की संख्या कमाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौन के अंतर्गत आने वाले गांव का एक चार्ट तैयार करें और गांव में चिकित्सा कैंप का रोस्टर तैयार कर प्रत्येक माह कम से कम 2 चिकित्सा कैंप आयोजित कर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में पेयजल की समस्या होने के संबंध में जिलाधिकारी ने मौके पर से ही पेयजल विभाग के अधिकारियों को शीघ्र पेयजल लाइन की मरम्मत कर पेयजल सुचारू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के साथ ही आने वाले मरीजों का बेहतर उपचार करें। मरीजों को चिकित्सालय में ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराएं। धौन का और हमारा जो स्कूल है जहाँ पे बूथ भी है, बूथ का निरीक्षण किया गया, क्योंकि चुनाव भी हैं और चुनाव के दौरान चिकित्सा सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। जो टीम आएगी तो इसके लिए यहाँ पे इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और जो पानी और उसकी पानी की प्रॉब्लम है मेजरली, उसके लिए तत्काल निर्देश दिए गए हैं और जो शौचालय की सुविधा की इश्यू है उसके लिए भी तत्काल निर्देश दिए गए हैं। तो आने वाले 1 हफ्ते में एएमएफ के काम तत्काल कर दिए जाए। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने की कोशिशों में प्रशासन लगातार लगा हुआ है, जिसे तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया, ताकि किसी भी तीर्थ यात्री का स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जा सके। वहीं गुरुवार को केदारनाथ धाम जा रहे रायगढ़ निवासी तीर्थ यात्री के सिर पर अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिर गया। तीर्थ यात्री के सिर पर पत्थर लगने से वो घायल हो गया। उसके साथ ही उसे एसएडी गोरीकुंड लाए, जहां उसके सर पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल तीर्थ यात्री को 108 एम्बुलेंस से सोनप्रयाग तक लाया गया, जहां पर यात्री की गंभीर हालत को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल उसे एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बीमार और घायल हुए 11 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाई गई। इनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं। और अब देहरादून से बड़ी खबर है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए बनेगा बाईपास। बाईपास बनाने की मंजूरी मिली है। बद्रीनाथ की दूरी 30 किलोमीटर कम करेगा बाईपास। केंद्र सरकार ने सीमा सड़क संगठन को बाईपास बनाने की स्वीकृति दी है। 6 किलोमीटर के बाईपास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए बनेगा बाईपास। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाईपास बनाने की मंजूरी मिली है। बद्रीनाथ की दूरी 30 किलोमीटर कम करेगा बाईपास। केंद्र सरकार ने सीमा सड़क संगठन को बाईपास बनाने की स्वीकृति दी है। 6 किलोमीटर के बाईपास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
देहरादून से बड़ी खबर, जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए बनेगा बाईपास। बाईपास बनाने की मंजूरी मिली है। बद्रीनाथ की दूरी 30 किलोमीटर कम करेगा बाईपास। केंद्र सरकार ने सीमा सड़क संगठन को बाईपास बनाने की स्वीकृति दी है। 6 किलोमीटर के बाईपास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए बनेगा बाईपास। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाईपास बनाने की मंजूरी मिली है। तो बद्रीनाथ की दूरी 30 किलोमीटर कम करेगा बाईपास। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीमा सड़क संगठन को बाईपास बनाने की स्वीकृति दी है। 6 किलोमीटर के बाईपास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए बनेगा बाईपास। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाईपास बनाने की मंजूरी मिली है। बद्रीनाथ की दूरी 30 किलोमीटर कम करेगा बाईपास। केंद्र सरकार ने सीमा सड़क संगठन को बाईपास बनाने की स्वीकृति दी है। तो जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए बाईपास बनेगा, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंजूरी मिल चुकी है और अब बाईपास बनाया जाएगा। छह किलोमीटर के बाईपास पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद बाईपास कंप्लीट होगा। चारधाम यात्रा में अब श्रद्धालुओं का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है और इससे पहले ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर यह सुविधा शुरू की गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का 82 चौकी पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों का भद्रकाली चौकी पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। का मेन पॉइंट टू थाना मुनीक देती है, जिसमें 2 रास्ते जाते हैं। एक बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के लिए जाते हैं, जिसमें ऑफलाइन की व्यवस्था पुलिस और शासन के द्वारा तपोवन क्षेत्र में की जा रही है एवं श्री गंगोत्री जमुनोत्री जाने वाले वाहनों की चेकिंग व ऑफलाइन की व्यवस्था भद्रकाली के पास की जा रही है, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो और उतने ही यात्री जाएं इन 4 धामों में जितने वहां कैपेसिटी। और बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, 4 धाम में 17 और 18 मई को बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब ओलावृष्टि की जताई संभावना। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4 धाम में 17 और 18 मई को बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 धाम में 17 और 18 मई को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कैलाश विष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से यात्रा इस वक्त सबसे चरम पर है, में लगातार लाखों संख्या में श्रद्धालु हैं, वो पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं। चारों धामों की बात करें, लेकिन जिस तरीके से मौसम में अभी कुछ दिनों पहले हल्की बारिश भी हुई थी, बारिश के चलते यहाँ पर जो यातायात था वो थोड़ा प्रभावित हुआ था। और अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ को जो बाईपास जो सड़क जोड़ती है, खासतौर पर जो चोपता से जो उखीमठ जो सड़क निकलती है, वो सड़क टूट गई थी बारिश के चलते, जिसके चलते वहां पर यात्रा प्रभावित हुई थी। उसके बाद मेन रूट से यात्रा को वहां पर डाइवर्ट किया गया, जिसके चलते ट्रैफिक हो गया था। और एक बार फिर यहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है
कि 17-18 मई को ओलावृष्टि हो सकती है, 17-18 मई को भारी बारिश हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त IND24 के माध्यम से हम भी तमाम श्रद्धालुओं से अपील करना चाहेंगे कि वो अगर यात्रा में आए तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर उनके संपर्क में यहाँ पर प्रशासन के रहे, साथ ही गर्म कपड़े वो लेकर आए, छाता और बरसाती जो होती है उसको वो लेकर आए यहाँ पर, ताकि उन्हें चार धाम के दौरान किसी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। जी बहुत शुक्रिया कैलाश जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।